तो इस छुट्टी में भी तुमने एक अफेरी को मार दिया। हाँ, लेकिन उस बूढ़े अफरीदी को मारने के बाद मैं दिल घबराने लगा। घबराने की क्या बात? ऐसा बड़ी बात नहीं। तुमने तो न जाने कितने अफरीदियों और निर्दयियों को बहुत दिखाया, कितनों को पकड़ पकड़ कर सरकारी जेल खानों में ठूसा है और उनकी कितनी ही बस्तियों को जलाकर खाया। हाँ, मैंने बहुत से अफरीदियों को मारा, लेकिन उस बूढ़े अफरीदी को मारने के बाद मैं जाने क्यों मैं बुज़दिल हो गया। ये दोनों एक जगह होना था। जब से तुम फौज में भर्ती हुई तब से पहले से काफी कोई और नहीं। फौज का एक जवान तुम्हारी बहादुरी को सराहा। तुमने तो एक बार मेरी भी जानी। अरे ये तो मेरा फर्ज है सरदार संभालो। आप मुझसे बड़े, तुम्हारे मेजर, मैं आपको देखकर मेरे में एहतराम और अकीदत उमड़ आता है। मेजर साहब, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं आपको कुछ होने दे सकता। जवान तुम्हारी बहादुरी का कायल हमसे सराहता, तुम कहते हो कि तुम बुज़दिल हो। फौज का काम करते करते शायद तुम थक गए हो और कोई बात नहीं। जाओ तो आराम करो, बाहरों में घूमना। चाहता तो मैं भी हूँ सरदार साहब,
बेफिक्र होकर पहाड़ों में सैर करूं। उस हिमालय की आबो हवा ने मेरा जिस्म बनाया है, उसकी गोद में सो जाऊं। मगर रोजी रोटी का सवाल सामने खड़ा हो जाता है। हाँ, उस मुल्क में खाने का कुछ ठिकाना नहीं। एक एक रोटी के लिए वो लोग एक दूसरे का खून खराब, एक एक कपड़े के लिए मुर्दे को चीर फाड़ कर, और एक बंदूक के लिए सरकारी फौज पर जानलेवा हमला। मगर सरदार साहब, उस बूढ़े के मारने के बाद मेरा दिल छोड़ रहा। वो शायद इसलिए क्योंकि तुमने अपने से कमजोर आ। हो सकता है ऐसा ही है। और कोई बात नहीं। तुमने उनके कितने ही आदमियों को मारा है और आज भी और मारा है। सरदार साहब, बाहर चले। लोगों को अगर तुम मिल जाओ ना, इस दुनिया से तुम्हारा नामो निशान खत्म कर देंगे वो। मुझे मालूम है सरदार साहब, लेकिन मैं बाहर की आबो हवा थोड़ा लेना चाहता हूँ। ठीक है, चलो। बहुत अच्छी तरह से जाना। कभी ये उस पर जान दे तो अपनी जान पर खेल कर मेरी हिफाजत कर, लेकिन अब इसे मेरी सूरत से भी बचा। जब भी मैं इसे देखता हूं, मेरी रूह कांप जाती। मैं कुछ समझा नहीं। ये पहाड़ी औरत आपसे प्यार करती थी और अब इतनी नफरत। ये एक लंबी कहानी है। कभी फुर्सत मिली तो अभी फुर्सत की तो है सरदार साहब, अभी कहिए ना जाने कब रहे या ना रहे। हम जवानों की जिंदगी का क्या भरोसा। खैर जाने दीजिए, आप अगर नहीं बताना चाहते हैं तो ना सही। सर, मैं तुम्हें अपना भाई हूं, तुम्हें बताना नहीं क्या, तो फिर बताइए। 5 साल पहले मैं इतना कमजोर था, मुझमें 2 जवानों को अकेले पछाड़ दिया। जर्मन युद्ध में मेरे कारनामा से सरकार में मेरा बड़ा नाम। जर्मन युद्ध के बाद मुझे यहाँ काली पलटन पर भेजा था। यहाँ आने के 3 साल बाद की एक रात से उस समय अफरीदियों से लड़ाई हुई। रात को सारे सैनिक थके मांदे नींद की आगोश, और मैं भी अपने कैंप में लेटा और सो रहा था।
साथ ले चलो। हाँ, उनसे क्या हो? सरकार मेरे बदले में तुम्हें रुपया देगी। मोदी सरकार तुम्हारे बदले रुपया देगी? हाँ जरूर देगी। मैं फौज में अफसर हूँ। एक बार मैंने कर्नल हैमिल्टन की पत्नी को अकेले बचाया था और कई देशी आदमी और औरतों की जान मैंने बचाई है। वो तुम्हें जरूर रुपया देंगे, बहुत रुपया देंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हारी जान बच सकती है, लेकिन याद रहे अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा छुरा तेरा सीना जीत लगेगी। तुम पार्टी मान जल्दी करो और दूर जाना। चल पैर चल रहे हैं। मेरे पैर चल रहे हैं। खामोश! जेब की दोपहरी सूरज गर्म करी जमीन दोबारा चले गए। चलो आज से गला सूखा जा रहा है। खामोश! कह दिया ना, कह दी। पानी अब ठिकाने पर पहुंच मिले। चलो सुनो, रास्ता बहुत लंबा है। जी हुजूर। तुम लोग गाना गाओ। जी हुजूर। गाओ। चलो चले
500 500 बस इतनी ही कीमत है तुम्हारे जान की। एक हजार नहीं, इतने कम में नहीं हो। 2000 से 1 रुपया भी कम मिला तो हमारा छुड़ा तुम्हारा सीना चीर देगा। गौरी सरकार एक काले आदमी के लिए इतना रुपया क्यों खर्च करेगी? तो तू खर्च होगा और वो भी अभी। तुम्हारे लोगों ने पैर में गोली मारा है। तो जरा अभी तक मैं तो औरत दिलवा दूंगा। जब तो पता कि मौत एक दिन आना है, फिर भी लोग मौत से डरता है। अच्छा हमारे लिए अच्छा। लाओ झूठ के मार रखो। बोलो। ये तमंचा ऐसा करो तुम रखो और ये गहना ऐसा करो तुम रखो। और हाँ हमें इसकी तलाश तो ली नहीं, इसकी भी तलाशी लो। जी सरकार। सरकार बंदूक निकली है। निकालो जल्दी निकालो। तमंचा 6 गोलियों वाला तमंचा। अब से ये हमारा हुआ कहते। सुनो इसको गुफा में डालो और बंद कर दो। सरकार तुम्हें मेरे मुझे रुपया चाहिए। मुझे मत मारो सरकार, मैं मर जाऊंगा यहाँ। आवाज तुम्हें मारना होगा तो यहाँ पे थोड़ी देर फिक्र मत करो। पैसा मिलता ही तुमको रियाद कर दिया जाएगा। और हाँ ये लो उसको दो। अपने सरकार को खत लिखो और याद रहे 2000 से 1 रुपया भी कम मिला तो तुम जानता है कि हम क्या कर सकते हैं। जल्दी लिखो, आपको दूसरे रूट पे जाना है। जल्दी करो जल्दी। चलो कौन से जुर्म की सजा दे रहा है? बड़ी जोरों की भूख लग रही है, प्यास भी लग रही है। बहुत प्यास लगी है। थोड़ा और पानी मिल जाता तो। एक बार में इससे ज्यादा पानी नहीं मिलेगा और अगर प्याला वापस ना दिया तो कल वो भी नहीं मिलेगा। लैला लैला
ये गीत अच्छा लगा? हाँ, गाओ ना गए। हम फिर से सुनना चाहते हैं। हाँ, जरूर। मजनू बोले शोला से तू सेहरा को झुलसाती है, मुझसे तेरा बैर कैसा मुझको नहीं जलाती है। मजनू बोले शोला से तू सेहरा को झुलसाती है, मुझसे तेरा बैर कैसा मुझको नहीं जलाती है। तूने रात किया कितना को ठीक है, मैं सुनाऊंगा। महीना पूरा होने पाया, अब तुम गाँव रोटी नहीं खिला सकते। अगर कल रुपया नहीं मिला तो मरने के लिए तैयार रहो। चलो। गीत सुनाओ। क्या हुआ कैदी, सो गई क्या? नहीं, अब सोकर क्या करूंगा? कल एक ही बार सोऊंगा तो फिर जागना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्या सरकार रुपया नहीं देगी? देगी तो, पर कल ही मैं मार डाला जाऊंगा। मेरे मरने के बाद रुपया आया भी तो मेरे किस काम का? तुम घबराओ मत, हम तुमको कल मरने नहीं। हाँ, तुम जिंदा रहोगे कैदी। चलो, हमको गीत सुना। शोले बोले मजनू
सिफारिश करके मेरी जान बचाई है। तुम्हारे घर में कौन कौन है? दो छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई नहीं। उनकी माँ नहीं है? नहीं, उनकी माँ मर गई है। मेरे सिवा उनकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं है। तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है? बच्चे घर में अकेले बहुत रोते होंगे ना? जरूर रोते होंगे, पता नहीं किस हाल में हो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम हमको बताओ तुम रहते कहाँ? हम खुद जाकर पता लगाएंगे। रेशम वाली गली में मेरे घर। रेशम बाजार से सौदा लेने अक्सर उधर से ही जाती है। इस बार शायद ही तुम्हारे बच्चों की भी खबर लेती आएगी। कब जाओगी? अगले जुम्मे तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा ये एहसान कैसे अदा करोगे? बस वो गीत गाती है। उल्फत वाले दुनिया को तो नहीं सुहाते हैं। लैला यहाँ पर दर्द मुसीबत आते हैं। उल्फत वाले दुनिया को तो नहीं सुहाते हैं। लैला दर्द यहाँ पर दर्द मुसीबत आते हैं। अफरत के इस बियाबान में अगर मैं यहाँ मार दिया जाऊँ, सरदार मुझे मार देना, तो मेरे बच्चों को मेरे मरने की खबर जरूर दे देना। नहीं नहीं फैजी, तुम मरोगे नहीं। हम तुमको नहीं पढ़ेंगे। हम तुम्हारे बच्चों के लिए तुमको छोड़ देंगे। तुम्हारे छोड़ देने से क्या हो? इन जंगलों में भटक भटक कर मैं मर जाऊंगा। अब ऊपर भी तो मुसीबत आ सकती है। मैं खुद को बचाने के लिए मैं मुसीबत में नहीं डाल सकता। हम पर कोई शक नहीं करेगा। हम सरदार की लड़की है, जो कहेगी उसी को सब सच मानेंगे। लेकिन तुमको पहुंचने पर रुपया भेजना होगा। मैं रुपया जरूर भेजूंगा। मैं अपने बच्चों को कसम खा देते हैं। ठीक है, हम भी तुम्हारे बच्चों के लिए तुमको छोड़ देंगे। अफरीदी झूठ नहीं बोलती कहती। अगर कल्लप्पा ना आए तुम आजाद हो, और अगर अब आ गए तुम जिंदगी में कैसे आजाद हो जाओ। किसी हाल में इस जगह तुम्हारी आखिरी रात है। इस आखिरी रात में एक बार वो गीत गा अपने
कहती 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 उठो, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। जल्दी चलो। आप हम तुमको रास्ता दिखा देंगे। ये देखो, यहाँ से सीधे जाने पर तुम पेशावर पहुंच जाएगी। लेकिन ध्यान से जाना, तुमको कभी गोली का निशाना ना बना दे। अब जाओ कहीं, लेकिन कुछ नहीं रुपया यहाँ से भेज देना। या नहीं आया तो तुम्हारी भी जान जाएगी और मेरी भी। अब जाओ। अल्लाह हमारे दूरिया वापस लौटी। मैं रात भर चलता था, सुबह होने पर पेशावर पहुंचा। मुझे जीता जाता देखकर मेरे फौज के सारे सामने मैं चुपचाप अपने घर गया। अपने बीवी और बच्चों से मिलकर खुशी हुई। और मैंने उसे भी तुरंत एक भरोसेमंद आदमी के हाथ में दूरिया के पास पहुंच गया। वैसे उसने आपकी जान को और मेरी कहानी भी उसका वो हिस्सा कभी ऊंचा नहीं हुआ, तो कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं धीरे धीरे भूलने की कोशिश करता हूँ, दूरिया को नहीं। कैसे उसने मेरी जान बचाई, उसकी वजह से मैं जिंदा अपनी बीवी और बच्चों को। उसके बाद यहाँ आने के बाद मैंने अपनी पत्नी उसके भाई के भेज दिया, क्योंकि मुझे पता था कि तब तक दूरिया आई नहीं और मैं नहीं चाहता था कि उसे मेरी छोड़ा। कई महीनों तक मैंने दूरिया या उसके बाप को नहीं देखा। उसके बाद 3 साल के बाद मैंने अपनी पत्नी मैं कैसे बुला दिन सुकून से कट गए, या फिर एक दिन मुसीबत की घड़ी आ गई।
सरदार साहब कहाँ? मैं हूँ सरदार हिम्मत सिंह, क्या बात है? सलाम सरदार साहब। हाँ, सरदार सरदार। मैं काबुली हूँ। हाँ। ये खिलौने बेचने आई थी। सरदार साहब, हाँ, ये औरत आपकी कौन है? मेरी पत्नी है, और कौन है? आपकी पत्नी? हाँ, लेकिन आपकी पत्नी तो मर चुकी थी ना? क्या बात आप बक रही है? मेरी पत्नी को मरने लगी? ठीक कहा मेरी। हम बेवकूफ हैं। बेवकूफ ना होती तो तुम्हारी झूठी बातों को सच क्यों मानती? बेवकूफ ना होती तो तुझे छोड़ कैसे देती? बेवकूफ ना होती तो तुझसे मोहब्बत क्यों करती? दूरिया, तू सखी मिलने, तूने अपनी जान बचाने की हमको झूठ बोला कि तेरी पत्नी मर चुकी है। तूने मेरे एहसासों का मजाक उड़ाया। ठीक है, तो जिस झूठ से तूने हमको ठगा, आज वो झूठ सच होगा। अगर तेरी पत्नी पहले नहीं मरी थी तो अब मरेगी। ये तूने क्या किया दुनिया? दुनिया ये तुमने क्या किया? ये हमने नहीं, तेरे झूठ ने किया है। अरे अब तो आज अपने बाप, अपने कबीले को छोड़कर तेरे पास आई। मैंने सोचा था कि हम तुझसे शादी करें और तेरी होकर रहे। तुमको क्या मालूम था कि तू झूठा और मक्कार है और तू अपनी बीवी के नाम पर रोएगा। और हम तेरे नाम पर रोएंगे। दुनिया दुनिया फिर सरदार साहब, पूरा ठीक। डॉक्टर के आने से पहले मुझे पता होना कि कोरिया इतनी खतरनाक और मैं ऐसा आप उसे डब्ल्यू के जुर्म में पुलिस के पास नहीं, फांसी हो जाए पुलिस में। कई महीने में खिलौने और मैंने छोड़ा। तो बच्चे नहीं होते, खिलौने ऐसे ही देख जाती है और उसको लिखा होता है सरदार साहब। समझ में नहीं आता, एक तरफ माँ को मार देती है और दूसरी तरफ बच्चे को प्यार करती है। मैं आज तक नहीं समझता, जितना ही उसे समझने की कोशिश करता हूँ उतना ही सरदार साहब, उसने भी मेरी ओर बड़ी भयानक नजरों से देखा। पता नहीं कहीं वो बूढ़ा उसका कोई संबंध नहीं हो सकता। उसका इस तरह में देखना बेवजह नहीं। ठीक है सरदार साहब, अब मैं चलूँ। जाओ आज मैं कभी सफाई से खड़ा। हाँ, घर ही जाओ। सरदार साहब से विदा होकर मैं घर की ओर चला। अचानक देखा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है।
चौमुए के रास्ते से बूढ़े की लाश हटा दी गई थी, लेकिन वहां मेरे रोए खड़े हो गए। मुझे लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। मैंने दिल से सवाल किया, क्या वो तुरिया? दिल ने जवाब दिया, हाँ ये तुरिया है। तुरिया मेरे पीछे क्यों कर रही है? फौजी खड़ियाल ने 12 बजाए, 1 बजाए, 2 बजाए। मैं डरा सहमा करवटें बदलता रहा। अचानक याद नहीं, नींद के आगोश में कमर चला गया। जैसे तेरे बाप को मारा था उसी तरह तुझे मारूंगा। बोलते क्यों नहीं? मौत से डर गई क्या? तूने आज अपने बाप को मारा है। मुझे पता नहीं था कि अफरीदी मक्कारी होते और झूठी कहानियां भी बनाते हैं। तेरे आज का वो श्राप बता रहा है कि तू मेरा खोया हुआ भाई है। और फौरी रास्ता में मेरी यही पहचान है। तुरिया, अब तू मुझे भुलावा नहीं दे सकती है। अब तक तो गई। अफरीदी झूठ नहीं बोलते। सचमुच मेरा खोया हुआ भाई नाज़िर है। अगर यकीन नहीं होता तो देख देख मेरे हाथ में वैसा ही सांप का निशान है। यह सिर्फ एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। अगर ऐसा है तो एक बात है, तू अपने माँ बाप को जानता है? मैं सरकारी यकीन खाने में पाला गया। मुझे मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मेरे पैदा होने के 1 साल पहले हम ये वो सरकारी फौज पर छापा डालने गए थे। तू भी उनके साथ था। हमें लड़ने में बड़ी होशियार थी। तू उनके पीठ पर बंधा हुआ था। लड़ाई के दौरान एक गोली उनके पैर पर लगी और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गए। फिर कोई तुझे खोल कर ले गया। अभी को तो अब्बू अपने कंधे पर उठा रहा है, लेकिन तू लाख कोशिश पर भी नहीं मिला। हम ये अक्सर तेरी बातें किया करते थे। कहते थे कि तू मरा नहीं, तू जिंदा है और लेकिन हम लोगों से जरूर मिलेगा। और उनके हाथ पर भी यही निशान था, शायद यही निशान था। तो क्या आज मैंने इससे मारा? और दोनों का बाप? हाँ नाज़िर, वो अभागा हमारा ही बाप था। कौन जानता है कि उसकी जान उसका प्यारा बेटा ही लेगा। या अल्लाह!
सिर्फ काम अनजाने में हुआ है। शायद अल्लाह की यही मर्जी थी। क्या रात था मेरे अब्बा का? हैदर खान, वो अफगानियों के गिरोह के सरदार थे। उसने ही सरदार हिम्मत सिंह को कहा। हाँ, सरदार हिम्मत से हमारा ही ख्यातिमत कर रहा था। उसकी झूठी कहानियों को हम सच मानकर उससे प्यार करने लगे। अरे हम तो अपने बाप, अपने कबीले, अपने खानदान से लड़कर उसके पास उसके होने आई थी। लेकिन वहां उसकी औरत को देखकर हम जलन और गुस्से से पागल हो गए और उसका खून कर दिया। हम तो काबुली औरत के भेष में जाकर कुछ मजाक करना चाहते, लेकिन बदकिस्मती ने हमारे साथ ही मजाक कर दिया नाज़िम। सूर्या, सरदार अपनी तुझसे बहुत मोहब्बत करते। नहीं, वो आदमी झूठा और मक्कार है। वो सिर्फ खुद को मोहब्बत करता है। हुजूर, ये काबुली औरत कौन है? ये मेरी पिछड़ी हुई बहन है। बहन? और हाँ, आज जिसे मैंने मारा है वो मेरा बाप था। लाश खाने में तकलीफ होगी और बड़े साहब के नाम में लाश पाने की दरख्वास्त लिख देता हूँ, जाकर दे देना। और आते समय सरदार हिम्मत सिंह को कहना कि मैंने जल्द से जल्द बुलाया। और एक खत लिख देता हूँ, तो तब तक इसे गुसल खाना दिखा। तो यार जा करना मत। सरदार साहब, सरदार साहब, मेरा नाम असद है। नाजिर। क्या आप पागलों की बात कर रहे हैं? हाँ साहब, मैं नाजिर हूँ और वो दूरिया मेरी सगी बहन है। असद, मैं तुम्हारी बात से पागल हो जाऊंगा। ये सब क्या पकेगा? सरदार साहब, मैं सच कह रहा हूँ, जिसने मैंने मारा है वो मेरा बाप था। दूरिया, नाज़िम जो कह रहा है सब सच है। असद, आपसे मैं आज तुमसे दूरिया का हाथ मांगना चाहता हूँ। सरदार साहब, आप हिंदू हैं और हम लोग मुसलमान हैं। हम पलटनियों की कोई जात नहीं है। लेकिन सरदार साहब, हम तुमसे शादी नहीं करना। दूरिया, कुछ मत कहो पहले। हाँ, तुम चाहो तो अपने दोनों बच्चों को हमारे पास भेज दो। हम उनकी माँ जरूर बन जाएंगे। हम उनको पालेंगे। लाश आ गई हुजूर।
थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी क्रिएशन पटना की जुबानी पातिहार। अब हम कलाकारों से आपका परिचय कराना चाहते हैं। थोड़ा वक्त आप और चाहेंगे, थोड़ा वक्त और दें। सबसे पहले तो मुंशी प्रेमचंद की बात कर लें। उनकी एक कहानी थी जो कि आज भी मुंशी प्रेमचंद को हमारे बीच जिंदा रखती है। ये कहानी अरब या अफगानिस्तान के परिवेश की थी। ये कहानी ये भी बतलाती है कि मुंशी प्रेमचंद कोई भी कलाकार लेखक के लिए इंसानियत, सरहद और किसी भी स्थान की मोहताज नहीं होती। सबसे पहले चाहूँगा कि मुंशी प्रेमचंद के लिए एक बार तालियां बजा देंगे। उसके बाद इस कहानी को बड़े खूबसूरत तरीके से नाट्य रूपांतरण किया है अभिजीत चक्रवर्ती ने, जिन्हें कि बिहार सरकार द्वारा रामेश्वर सिंह कश्यप को सम्मान भी दिया गया है। अगर हैं मंच पे तो आ जाएं, अगर प्रेक्षागृह में हैं तो। लेकिन उनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। बड़ा अच्छा नई कहानियों का रूपांतरण करना, उसे मंच पे लाना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो अभिजीत चक्रवर्ती के लिए भी एक बार ताली बजा दें हम लोग। किसी भी नाटक को बनाने की प्रक्रिया में नेपथ्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो मंच पे तो नहीं दिखते लेकिन अपनी भूमिका निभाते हैं। मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा इसके प्रस्तुति नियंत्रक गौतम कुमार। पहले मंच पे आ जाइए गौतम कुमार, आ जाइए मंच पे। सारे कलाकारों की हौसला अफजाई सबसे पहले तो तालियों से होती है, तो तालियां कम ना करें। तालियों के बाद हम उन्हें कोई पुरस्कार, सम्मान या अप्रिसिएट करते हैं तो उसके वो हकदार होते हैं। और सबसे अंत में पैसे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पैसे भी दिए, नहीं हैं, देंगे। मैं आमंत्रित करता हूं मंच पे वरुण कुमार सिंह को कि आप कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए मंच पे आ जाएं। वरुण भैया के लिए तालियां बजा दीजिए एक बार। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच अभी दिख रहे हैं, वो उपस्थित हैं सुरेश कुमार हज्जू भैया। आप भी मंच पे आ जाएं। कलाकार अगर आपके हाथों से अप्रिसिएट होंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। सुरेश कुमार हज्जू 4 दशकों से पटना में रंगमंच कर रहे हैं, 5 दशकों से। हमने भी रंगमंच के शुरुआती दौर में सर के साथ काम किया है। सुरेश कुमार हज्जू के लिए एक बार जोरदार तालियां। मंच पे आ जाइए सर प्लीज। अब हम कलाकारों से आपका परिचय करा दें। सबसे पहले वेशभूषा किया था इस नाटक का रंजीत कुमार ने। आप मंच पे आ जाएं अगर हैं तो। रंजीत कुमार गायन मंडली में थे अपराजिता मिश्रा। मंच पे आ जाइए। अपराजिता मिश्रा, सोनू। मैंने नेपथ्य से शुरुआत की है। वेशभूषा रंजीत कुमार, आइए मंच। ढोलक पे हैं सहदेव चौधरी। हारमोनियम पे पटना के बड़े उभरते हुए कलाकार हैं आसिफ, मोहम्मद आसिफ। आगे अन्य कलाकारों में दीपू, प्रभाकर, देव का सहयोग है। विनोद आप भी आ जाइए। विनोद, ध्वनि संयोजन के लिए राहुल राज, आप मंच पे आ जाइए। राहुल राज। इस नाटक को संगीतबद्ध किया है हमारे बड़े भाई, बहुत लोकप्रिय संगीतज्ञ हैं राजू मिश्रा सर। अगर हैं तो मंच पे आ जाइए राजू भैया। जो प्रकाश परिकल्पना है ये है रोशन कुमार। वो प्रकाश चलाते हैं तो स्टेज रोशन होता है। रोशन मंच पे आ जाइए। रोशन, हम चाहेंगे कि मंच पर जो कलाकार आपके समय अभिनेता के रूप में थे उनसे आपका परिचय अब मैं करा दूं। मंच पर सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा सरदार की पत्नी की भूमिका में, एक छोटी सी भूमिका थी लेकिन बड़ी खूबसूरत थी, धनिष्ठता। आप मंच पे आ जाइए प्लीज। दीपू, प्रभाकर, देव जो अन्य कलाकार में अन्य भूमिकाएं निभा रहे थे सैनिक की, वो भी मंच पे आ जाइए। दीपू, प्रभाकर, देव, आप मंच पे हैं परिचय। बहुत बहुत स्वागत आपका। सरदार बूढ़ा अफरीदी की भूमिका में ऋषिकेश झा। एक बार तालियां बजा दीजिए इनके लिए।
असद की भूमिका में बड़े अच्छे अभिनेता हैं, मेरे पसंदीदा हैं आदर्श रंजन। इन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल के लिए भी काम किया है, तो बड़ी अनुभवी अभिनेता हैं और लगातार सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। आदर्श रंजन आज इस बड़े मंच पर एक छोटी सी कलाकार नवोदित अभिनेत्री दिखी हैं। आयशा हमारे साथ भी 2 साल से काम कर रही हैं। आयशा कृति, मान तालियां बजा दीजिएगा इस व्यक्ति के लिए। नवोदित हैं लेकिन बहुत कैलिबर है इस अभिनेत्री में, बहुत काम करेंगी। और सरदार की भूमिका में मृत्युंजय प्रसाद, परिचय की मोहताज नहीं है मृत्युंजय प्रसाद, आप मंच पे आ जाइए। और सबसे अंत में इस नाटक को एक सूत्र में बांधने वाले, पूरे नेपथ्य को और स्टेज कलाकारों को एक साथ मंच पे पिरोने वाले इस नाटक के निर्देशक, जो कि अपने आप में एक उपलब्धियों से भरे कलाकार हैं, और उनको इसी वर्ष बिहार सरकार ने उनके रंगमंच में योगदान के लिए भिखारी ठाकुर युवा सम्मान से सम्मानित भी किया है। मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा से प्रशिक्षित ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय से भी स्नातकोत्तर हैं उत्तम कुमार, हम सबके चहेते उत्तम कुमार, इस नाटक को निर्देशित किया है। अब कलाकारों को हम अप्रिशिएट करेंगे, एक प्रमाण पत्र देके, टीम को मोमेंटो देके। रमेश भैया अभी मंच पे आ जाइए, बड़ा खुशी होगी, अब समय में बैठे हैं। रमेश भैया 4 दशकों से पटना में एक अभिनेता के तौर पर काम कर रहे हैं, बड़े अनुभवी अभिनेता हैं। आप भी मंच पे आ जाइए भैया। हम चाहेंगे कि हमारे जो वॉलंटियर हैं श्रेया, आप मंच पे आ जाइए। आप हम कलाकारों को एक प्रमाण पत्र सभी कलाकारों को देना चाहते हैं। सबसे पहले गौतम जी को, हाँ ठीक है, सभी कलाकारों को एक प्रमाण पत्र दे दिया जाए। ठीक है, अरे पार्टी दे दीजिए, तालियां बजा दीजिए एक बार सारे कलाकारों के लिए। हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब इस नाटक के जो निर्देशक हैं उन्हें हम चाहेंगे कि तालियां बजाते रहिए भाई साहब। इस नाटक के निर्देशक उत्तम कुमार को हम चाहेंगे कि सुरेश कुमार हज्जू भैया अंगवस्त्र से सम्मानित करें।